नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑन एनडीटीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। एक तरफ जहां पर सारी नजरें गुजरात के चुनाव पर लगी हुई हैं, वहां पे सारे बड़े बड़े नेताओं का लगातार कैंपेनिंग चल रही है, गुजरात को जीतने की जद्दोजहद चल रही है। वहीं दिल्ली में, देश की राजधानी में भी एक जबरदस्त कैंपेन इस वक्त चल रहा है, और वो कैंपेन है एमसीडी चुनाव से लेकर, यानी कि लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर। और उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, और शरद और हम मिलकर कोशिश करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें समय दिया है, उस समय में समझने की कि अरविंद केजरीवाल जी 15 साल से अगर जनता बीजेपी को ट्रस्ट कर रही है, तो आपका ऐसा क्या रोड मैप होगा कि इस बार यहां पर भी एमसीडी के चुनाव में भी आपका परचम रह रहा है। लेकिन उससे पहले आप सब जरा, इतने सारी जबरदस्त ऑडियंस है, ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। थैंक यू अरविंद जी, तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, क्यों जनता आपको वोट दे इस बार एमसीडी में? क्योंकि हमने पिछले 7 साल में बहुत काम किया। जो जो जिम्मेदारी जनता ने हमें दी, उन सब में उन्होंने हमें स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने स्कूल अच्छे कर दिए। उन्होंने अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उन्होंने बिजली की जिम्मेदारी दी। पहले दिल्ली में पावर कट बहुत लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बहुत सारे लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। आज ही एक सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि सबसे कम महंगाई पूरे देश में दिल्ली में है। पूरे देश का एवरेज इन्फ्लेशन 6.9 के करीब है, दिल्ली का 2.9 है, और कई सारे शहर ऐसे हैं जिसका 7, 8, 9, 10% है। तो बहुत सारे काम किए, इसलिए अब हमें बहुत बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता होगा, जब दिल्ली के अंदर घूमते हैं, चारों तरफ इतना कूड़ा करकट देखते हैं, चारों तरफ इतनी गंदगी देखते हैं, इतने मक्खी मच्छर हैं, तो रोड साफ नहीं हो रही हैं, रोड पे इतनी मिट्टी है, गलियां साफ नहीं होती, लोग घर से बाहर निकलते हैं, गलियां साफ नहीं होती, नालियां साफ नहीं होती, कूड़ा करकट है, कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि इसकी भी सफाई होनी चाहिए, और लोगों को आम आदमी पार्टी पे भरोसा है कि आम आदमी पार्टी वाले काम करते हैं, ये काम करने वाली पार्टी है। तो एक तो दिल्ली को साफ करेंगे, अपनी प्यारी दिल्ली है, दिल्ली से हम सारे प्यार करते हैं, तो दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, चमकाएंगे। दूसरा, एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। कोई भी काम कराना हो आपको पैसे लेते हैं इनके नेता। लेंटर कोई कंस्ट्रक्शन करे, हर लेंटर के पैसे लगते हैं। कोई लाइसेंस लेना हो किसी व्यापारी को, पैसे लगते हैं। और इतना ज़्यादा लीकेज है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और लोगों के सारे काम बिना पैसे के होने चालू होंगे। एक, जैसे आपको पता होगा, दिल्ली में किसी ने छोटा सा छज्जा निकाल लिया मान लो, तो उसके पैसे लेने पहुंच जाते हैं ये लोग। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माइनर वेरिएशंस कर रखे हैं अपने मैप से, उसको रेगुलराइज करने की एक स्कीम लेके आएंगे कि छोटी छोटी पेनल्टी लेके, नॉमिनल पेनल्टी लेके सबको रेगुलराइज कर दें, ताकि लोगों के दिमाग सर पे जो तलवार लटक रही है वो खत्म हो जाए। व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से, व्यापारियों को बहुत काम पड़ते हैं, लाइसेंस लेने होते हैं, उनको किसी को भी सील कर देते हैं, फिर डीसील करने के पैसे लेते हैं। व्यापारियों को जितने काम एमसीडी से पड़ते हैं, सारे कामों को हम ऑनलाइन कर देंगे, आपको घर बैठे आपके सारे काम होंगे, जैसे दिल्ली सरकार में होने चालू हो गए हैं। व्यापारियों को से कन्वर्जन चार्ज और पेनल्टी चार्ज के नाम पे, पार्किंग चार्ज के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए वसूले हैं, वो बंद किया जाएगा। रेडी पटरी वाले बहुत दुखी हैं, रेडी पटरी वाले, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है। उनके लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे, और वेंडिंग जोन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होगा, सुंदर होगा, सबको लाइसेंस देंगे बैठने के लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, कूड़ा करकट भी ना हो, और एक सुंदर वातावरण और अच्छी जिंदगी मिले। और एक चीज की, 6-6 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, और कर्मचारी भटकते रहते हैं, वो धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं सारे कर्मचारियों को आश्वासन दे रहा हूं, हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में आपकी तनख्वाह आ जाएगी। मैं कहीं से लाऊं पैसा, मेरे पे भरोसा रखो, जो मैं कहता हूं मैं करता हूं। अरविंद जी, कूड़ा आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, और नो डाउट कूड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कूड़े के जो पहाड़ हैं, ये जमीन पे कैसे आएंगे, कब तक आएंगे, और आप करेंगे कैसे, ताकि लोगों को यकीन हो, क्योंकि चुनावी वादा तो हो जाता है,
लेकिन ये होगा कैसे, ये लोग जरूर जानना चाहेंगे। ये चुनावी वादा नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। और मैं जो भी कहता हूँ सोच समझ के सारा एक्सप्लोर करके कहता हूँ। आपको एक ही छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि जब हमारी नई नई सरकार बनी दिल्ली में 5-7 साल पहले, लोग कहते थे सरकारी स्कूल कैसे ठीक करोगे, ये तो टीचर पढ़ाते नहीं हैं, टीचर तो आके पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, ये है वो है, बड़ी गाली गलौज करते थे लोग। इन्हीं टीचर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति करके दिखाई है। तो स्कूल ठीक कर लिए, इतने शानदार नतीजे आने लग गए, स्कूल टीचर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कूड़े के पहाड़ भी ठीक हो जाएंगे। और जब इंसान चांद पे पहुंच गया तो ये तो कूड़े के पहाड़ है यार, ये तो कोई ऐसी बड़ी नीयत चाहिए होती है, श्रद्धा। अगर आपकी नीयत साफ है तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो दो काम करेंगे, पहली चीज तो नया कूड़ा उधर नहीं जाना चाहिए, नया कूड़ा उधर ना जाए, इसके लिए जो भी लेटेस्ट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कई तरीके हैं उनको लेके आया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग वहां पे लीगेसी वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए इसके तरीके कब तक हो जाएगा ये? 5 साल के लिए मांग रहे हैं तो 5 साल के अंदर सारा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि जब भी आप ये बात करते हैं, आप एक बार कूड़े के पहाड़ देखने भी गए थे, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आप वहां पहुंचे और आपने कहा देखिए कूड़े के पहाड़ है, मनोज तिवारी, बीजेपी के सारे नेता पहुंच गए यमुना के पास, कि अरविंद केजरीवाल की ये भी गारंटी थी, इसकी डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपकी ये नाकामी है, एक वादा आपने जो किया था वो तो पूरा कर नहीं पाए, नया वादा आप कर रहे हैं। देखिए, तर्क कुतर्क करने से तो समाधान नहीं निकलेंगे। ये वाला चुनाव नगर निगम का चुनाव है। यमुना दिल्ली सरकार का जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें यमुना मुद्दा था। 2020 के चुनाव में मैंने दिल्ली की जनता को कहा था कि 5 साल दे दो, 5 साल में मैं यमुना साफ कर दूंगा। 2025 के चुनाव में मैं उसमें डुबकी लगा के दिखाऊंगा, और अगर 2025 तक मैं यमुना साफ ना करूं, मेरे को वोट मत देना। तो 2020 में मैंने दिल्ली की जनता से 5 साल मांगे हैं, तो 5 साल दे दो। ये 15 साल में भी दिल्ली को साफ नहीं कर पाए, तो अब तो इनके जाने का टाइम बनता है। जैसे आप कूड़े के पहाड़ से बता रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने जो व्यवस्था दिल्ली के अंदर बनाई उससे भी दिल्ली की आबो हवा खराब है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। और पहले पंजाब के ऊपर आप ये कहते थे कि वहाँ पे पराली चल रही है, इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अब पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। पहले आप कहते थे पंजाब में पराली चल रही है, अब आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है उसको इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपने गोल पोस्ट चेंज किया है। दो चीज़ें हैं, अलग अलग है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेके हम सेंसिटिव हैं। पूरे साल का अगर आप चार्ट देखें, दिल्ली के लोगों ने पोल्यूशन कम करने के लिए बहुत काम किए हैं। तो दिल्ली के लोगों ने जो काम किए हैं, जो एफर्ट्स किए हैं, उसको हमें अंडर एस्टिमेट या उसको वो नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में पूरे साल में पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। अक्टूबर नवंबर अगर छोड़ दे, जिस टाइम पराली का धुआं दिल्ली में आता है, पराली का धुआं आता है, हम इससे भाग नहीं रहे। पंजाब से आता है, हम इससे भी नहीं भाग रहे। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में जो भी पराली जलती है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, किसान की नहीं है। किसान पराली जलाना नहीं चाहता, उसे समाधान चाहिए। किसान को अगर समाधान मिल गया तो किसान पराली जलाना बंद कर देगा। उसको समाधान देना पंजाब सरकार का काम है, हमारा काम है, हम जिम्मेदारी मानते हैं। अभी नई नई सरकार बनी है, 6 महीने हुए हैं। पराली की समस्या कई सालों पुरानी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्या है। हम 1 साल और मांग रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमने कई एफर्ट्स, भगवंत मान साहब ने पिछले 3-4 महीने में कई एफर्ट्स करने की कोशिश की, लेकिन समय कम था, उस तरह का मैनेजमेंट हो नहीं पाया जो जरूरत थी। तो पराली के पंजाब में पराली ना जले, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमें उम्मीद है अगले साल तक कर देंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, पोल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है और पोल्यूशन केवल पंजाब की समस्या नहीं है। मैं अभी वो लेके नहीं आया चार्ट, मुझे अगर पता होता आप ये प्रश्न पूछने वाले हैं तो मैं बताता आपको। बिहार के कई शहरों के अंदर आज भी सीवियर और वेरी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अंदर आज भी सीवियर और वेरी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन है। मध्य प्रदेश के कई शहरों के अंदर, उस दिन मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद के अंदर भी वेरी पुअर कैटेगरी में। ये पोल्यूशन आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, ये पोल्यूशन केजरीवाल ने नहीं किया।
तो पोल्यूशन देश की समस्या है, और इतने सारे राज्यों में अगर पोल्यूशन की समस्या है तो इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार क्या करती है? जब भी पोल्यूशन की समस्या होती है, केंद्र सरकार अपना कमरा बंद करके अंदर से चिटकनी मार के बैठ जाती है और सारे मीडिया हाउसेस को फोन करती है, केजरीवाल को ठोको। और सारे लोग मेरे को ठोकने, मेरे को गालियां देने लग जाते हैं, सारे मीडिया वाले। मेरे को गाली देने से अगर इस देश की समस्या का समाधान निकलता है, पोल्यूशन का समाधान कर लो, लेकिन समाधान निकल तो नहीं रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी मान रहा हूं, मैं उसके लिए आपको उंगली नहीं दिखा रहा। आप भी अपनी जिम्मेदारी मानो। केंद्र सरकार को सारे राज्यों को इकट्ठा करके टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तभी पोल्यूशन का समाधान निकलेगा। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करके, राजनीति करके, एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखा के सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, जो आपने शुरुआत में बात कही एमसीडी चुनाव के लिए ही, और आपने कहा कि आप ये गारंटी देते हैं कि जो कर्मचारी हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या रही है उसके ऊपर, हमने देखा कि लगातार कई बार इस पे प्रोटेस्ट हुए, जो कर्मचारी हैं धरने पे चले गए। एमसीडी के हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स को धरना देना पड़ा, नर्सेस को स्ट्राइक करनी पड़ी अपनी सैलरी के लिए। बड़ा मुद्दा है ये। आपने कहा कि हमारे, अगर हम एमसीडी जीत जाएंगे तो कुछ भी करना पड़े, 1 तारीख को सैलरी उनके पास पहुंच जाएगी। आप जैसे पहले कहते थे कि हम काम करते रहे और वो अड़ंगे लगाते रहे, बीजेपी भी अब वही कह रही है कि ये सैलरी वैलरी के सारे इश्यूज इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल फंड रिलीज नहीं कर रहे थे एमसीडी का, वो हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे। 5 साल में हमने 1 लाख करोड़ रुपया दिया है बीजेपी को, इनको, एमसीडी को। अगले इंटरव्यू में पूछ लेना कहां गया, खा गए सारा। अगर थोड़ा सा खाना कम कर देना जनता को, उनको कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लग जाएगी। इनकी हवा, इनका पता नहीं कितना हाजमा इनका स्ट्रांग है, इतना पैसा खाते हैं ये लोग, इतना पैसा खाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं ये लोग। लेकिन वो कह रहे हैं कोई करप्शन का कोई चार्ज नहीं हमारे ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी कह देते हैं सारी एजेंसीज इनके पास है। मेरे को 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में ना हो तो मेरे को कह देना। अब इस पे वो आप एक चीज बताओ, गुजरात के अंदर घड़ी बनाने वाली कंपनी को इन्होंने पुल बनाने का ठेका दे दिया और कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मतलब पूरी दुनिया के इतिहास में, इंसान के इतिहास में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे पुल बनाने का ठेका दे दिया और कहते हैं मनोज सतिंदर जैन भ्रष्टाचारी है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है। तो वो कह रहे हैं एक बार हमारे मेरे को पास 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो और देखो फिर। वो कह रहे हैं इनके पास सीबीआई ईडी है। हाँ। इन्होंने हमारे ऊपर इतने आरोप लगाए, इतने हमारे ऊपर केस कर दिए, एक भी साबित हुआ? इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया, 10,000 करोड़ खा गया मनीष। कहां गया वो 10,000 करोड़? इन्होंने रेड मारी मनीष सिसोदिया के यहां, दीवारें तोड़ तोड़ के देखी अंदर। उन्होंने सोचा वो जैसे अजय देवगन की एक पिक्चर आई थी, वो दीवारों में से पैसे निकले थे। इन्होंने गद्दे फाड़ फाड़ के देखे मनीष के गद्दों में, शायद कुछ नहीं निकला, चवन्नी नहीं निकली मनीष सिसोदिया के। बैंक लॉकर देखे, कहां गया वो पैसा? 800 ईडी के और सीबीआई के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, शराब घोटाला नहीं जांच कर रहे। मनीष सिसोदिया को पकड़ने के लिए कुछ भी निकालो, गिरफ्तार करो मनीष सिसोदिया। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? इतनी गंदी राजनीति, इतनी नेगेटिव राजनीति। इस देश की जनता नेगेटिव राजनीति नहीं चाहती, इस देश की जनता काम चाहती है कि काम करो। पर ये सब आरोप तो कोर्ट में सिद्ध होने हैं ना अरविंद जी, ना तो आप क्लीन चिट दे सकते, ना वो क्लीन चिट किसी को दे सकते। 7 साल तो हो गए हमारी जांच करते करते, कोई एक केस तो मिला होता जिसमें कोर्ट में साबित हो गया होता। हमारे एमएलएज के खिलाफ 167 केस किए इन्होंने, 167 केसेस हमारे एमएलएज के साथ खिलाफ। 135 केसेस में एमएलएज बरी हो गए, बाकी पेंडिंग है। एक केस तो साबित कर दो यार, एक केस किसी केस में। और रोज डांट खात के आते हैं ये लोग कोर्ट से, इतने गंदे गंदे ऑर्डर्स इनके खिलाफ आते हैं कि कुछ सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी केस पे केस, केस पे केस किए जा रहे हैं। एक चुनावी वादा आपने केजरीवाल गारंटी जो है इसमें कहा है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपने दिल्ली सरकार में जो वादा किया था कर्मचारी को पक्का करने का, वो तो किया नहीं, अब यहाँ पे भी वादा कर रहे हैं। वो सर्विसेज इनके पास है। हाँ, लेकिन वो फिर क्या एमसीडी में एमसीडी में सर्विसेज हमारे पास होगी। एमसीडी के अंदर वो डिवीजन नहीं है, एमसीडी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एमसीडी में सारी पावर्स जो हैं वो एमसीडी के ऊपर जिसका भी कंट्रोल होता है उसके पास। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मनोज तिवारी जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज कही है कि
अब एमसीडी में एक अमेंडमेंट उन्होंने करा लिया है अमित शाह जी से कह के कि केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा जो है एमसीडी को दे सकती है। तो क्या आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि वो 2017 में भी यही कह रहा था। नहीं, वो कह रहे थे वो चुनावी वादा था और हमने पूरा कर दिया, वो ये कह रहे थे। मैंने उनसे मांग लेना, बोलो दिखा दो। झूठ बोलते हैं ये लोग। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये सवाल इसलिए जरूरी है कि अगर ऐसा हो गया है नहीं, ऐसा तो कुछ फिर नहीं। कल को फिर ये होगा कि नहीं कर दें, वो अच्छी बात है। एमसीडी से को सीधे दे दे, अब हम आ रहे हैं एमसीडी में, तो सेंट्रल तो फिर गवर्नमेंट सेंटर से आप लोग सेंटर से सीधा दे दे। अरविंद जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा दे दे, टेढ़ा दे दे, इधर से दे दे, उधर से दे दे, कहीं से दे दे। और अगर ना दे तब भी चला लेंगे? ना दे तब भी चला लेंगे। चलिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी एक बड़ी जो बीजेपी बार बार क्रिटिसिज्म करती है वो ये एक कहती है। चीज मेरी आप दोनों से जी। अब बीजेपी को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं, हम लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं नहीं, क्योंकि मैं यही विपक्ष सवाल पार्टी लोगों है, की जनता के लिए बड़े जरूरी सवाल हैं। सुनो सुनो सुनो, आप दोनों बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आप दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन आप जितने क्वेश्चन पूछे आपने बीजेपी के पूछे, नहीं, फिर सुनो सुनो सुनो, जनता के पूछो। जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। जनता रोज जब टीवी देखती है तो पत्रकार कहता है बीजेपी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपको क्या कहना है? अरे मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे को कहना है जब जनता मेरे से जो प्रश्न अरविंद जी, बस मैं एक बात बताता हूं जनता कि को जरूरी चाहिए क्यों है? सफाई, जनता को लेना देना, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है एमसीडी के अंदर, जनता को बिल्डिंग डिपार्टमेंट इतना करप्ट हो गया, इनके नेता लेंटर पे पैसे मांगते हैं, जितनी ये होर्डिंग लगी हुई है ना दिल्ली में, इसी पे सवाल हो रहे आधी हैं। से ज्यादा इलीगल है। सवाल इसी पे हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इसलिए क्योंकि जनता को चुनना है आप में से और बीजेपी में से। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बार बार आप पर अटैक होता है और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की यूएसपी सिर्फ फ्री की रेवड़ी है। अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली दे रहे हैं जनता को, मतलब यहां तक कहा जाता है कि देखिए जनता का काम जो है ना, इनको निठल्ला बना रहे हैं, फ्री में बिजली दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं, इसी वजह से इनको वोट मिलता है। अदरवाइज अरविंद केजरीवाल और कोई काम नहीं करते। इनके सारे नेताओं को फ्री बिजली मिलती है, इनके सारे नेताओं को फ्री बंगले मिले हुए हैं, इनके सारे नेताओं के घर में कोई बीमार हो जाए तो अमेरिका में इनका फ्री में इलाज होता है। तो इसका मतलब इनके बीजेपी के सारे नेता निठल्ले हो गए। जनता को इतना जलील करते हैं ये लोग जनता को कि जनता को 300 यूनिट बिजली दे दो तो कहते हैं कि जनता निठल्ली हो गई। 300 यूनिट बिजली में जनता निठल्ली हो गई, जनता को भिखारी समझते हैं ये लोग। और फ्री की रेवड़ी मैं भी देता हूं और मोदी जी भी देते हैं, दोनों देते हैं फ्री की रेवड़ी। मोदी जी अमीरों को देते हैं, मैं जनता को देता हूं। लेकिन जैसे मैं आप, हमारे देश के अंदर कई सारे अरबपति खरबपति हैं, उन्होंने बैंकों से लोन लिए, कर्जे लिए, जब कर्जे वापस करने का टाइम आया उनकी नीयत खराब हो गई, सारे मोदी जी के पास पहुंच गए और मोदी जी को कहा कि हमारे कर्जे माफ कर दो। मोदी जी ने किसी का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी का 15,000 करोड़ का, किसी का 7,000 करोड़ का कर्ज, 7,000 10,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए उनके। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिए। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? तो प्रधानमंत्री जी अमीरों को देते हैं फ्री की रेवड़ी। मैं जब कहता हूं कि जनता की बिजली माफ कर दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं कहता हूं मैं जनता के लिए स्कूल बनवाऊंगा, उसमें फ्री की शिक्षा दूंगा, तो कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं कहता हूं कि फ्री की शिक्षा देके मैं बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, ये राष्ट्र निर्माण का काम है, इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। और फ्री की रेवड़ी कह के आप जनता का अपमान मत कीजिए। ऐसे लग रहा है जैसे जनता को कोई भिखारी समझ रखा है। यही तो आपका काम था जब आप सरकार में आए थे कि जनता के लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो, उनको फ्री इलाज कराओ उनका। सरकार का ये काम नहीं है तो और क्या काम है? लेकिन अमीरों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना सरकार का काम है? ये तो पहली बार सुना है। उनको फ्री की रेवड़ी, पर्दे के पीछे बैठ के उनको फ्री की रेवड़ी बांटो, वो सही है, और जनता के लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, ये फ्री की रेवड़ी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर आपको जनता में और लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये फ्री की रेवड़ी जो है ये फ्री नहीं है, ये आप ही का पैसा है जो अलग तरीके से मैं आपको दे रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में भी इस पे डिबेट चल रही है, गुजरात में भी इस पे डिबेट चल रही है, और जो लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आपकी वजह से जो है उनको बहुत फायदा हो रहा है, उसको भी कहीं जो है क्योंकि चर्चा हो रही है तो कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ये मुफ्तखोरी वाली बात तो नहीं है। और गुजरात में भी यही बात हो रही है कि केजरीवाल लालच बढ़ा रहा है, मुफ्तखोरी बढ़ा रहा है। क्या इस देश के अंदर एक बच्चा अगर पैदा होता है,
उसको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलना क्या उसका अधिकार नहीं है? अगर उसके लिए सरकार अच्छे स्कूल का इंतजाम करती है और उसे फ्री की शिक्षा देती है, ये फ्री की रेवड़ी है। पूरी दुनिया में 37 अमीर ऐसे देश हैं, 37 डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज, जो अपने बच्चों को फ्री की शिक्षा, सारे बच्चों को फ्री की शिक्षा देते हैं। वो अमीर हैं इसलिए फ्री की शिक्षा नहीं देते, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि वो अपने बच्चों को फ्री की शिक्षा देते हैं। मैं मेरे देश को अमीर बनाना चाहता हूं। मैं केवल गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं, और वो शिक्षा से होगा। मैं एक बार अगर सारे बच्चों को फ्री की शिक्षा दे दूंगा, हो सकता है एक पीढ़ी के बाद फ्री की शिक्षा देने की जरूरत ही ना पड़े, सब काबिल हो जाएंगे अपनी अपनी शिक्षा के। मैं अगर इस देश के अंदर कोई बीमार होता है, भारत के अंदर कोई पैदा हुआ और वो बीमार होता है, क्या उसको अच्छा इलाज मिलने का अधिकार नहीं है? मेरे हिसाब से है। हर सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि उसके लिए अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक का इंतजाम करे ताकि उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। ये फ्री की रेवड़ी नहीं होती, हिंदू धर्म में इसको पुण्य कहा गया है। एक जो लगातार आप जिस तरीके से गुजरात में भी एक कैंपेन चल रही है, वहां पे भी आप काफी व्यस्त हैं, यहां पर दिल्ली में भी बीजेपी की तरफ से काफी सारे बड़े बड़े नेताओं को एमसीडी चुनाव के प्रचार में उतारा गया है। 20 तारीख को यहां पर बड़ी सारी रैलीज हुई जिसमें नड्डा साहब थे, 6 केंद्रीय मंत्री थे, 4 चीफ मिनिस्टर थे, एमपीज थे 14। आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश हो रही है, गुजरात जाए या दिल्ली में रहे? वो उनको इतना डर क्यों लग रहा है? इतने नेताओं को लाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल एक छोटा सा आदमी है, मामूली सा 5 फुट 4 इंच का मेरा कद है। इतने बड़े बड़े, इतने विशाल विशाल बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि 15 साल कोई काम नहीं किया इन्होंने। अगर काम कर देते इतने नेता लाने की जरूरत नहीं पड़ती। काम बोलता, आज हमारा काम बोलता है, जनता हमारे काम की तारीफ करती है। लेकिन जिस तरह से डेली बीजेपी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अपना प्रचार कर रही है, वो मुद्दे को भटकाना चाहती है। वो एमसीडी पे डिबेट नहीं करना चाहती। वो रोज एक नए नए वेब सीरीज निकाली हुई है इन्होंने, डेली एक मनोहर कहानियां लेके आती है, कोई ना कोई एक वीडियो ले आती है, कभी कोई स्टिंग ले आती है, कभी कोई जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से या जिस अंदाज में बीजेपी इन दिनों काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो अंदाज था, ये जो बीजेपी ने इन दिनों किया हुआ, ये आम आदमी पार्टी का अंदाज था कि पूरी तैयारी के साथ आएंगे और जोरदार आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने आक्रामकता और तैयारी कुछ कम नहीं लग रही है? आम आदमी पार्टी ने कभी झूठ नहीं बोला। आम आदमी पार्टी फर्जी स्टिंग नहीं करती। आम आदमी पार्टी मुद्दों से नहीं भागती। हम भी बड़े फर्जी स्टिंग कर सकते हैं। मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने एक स्टिंग निकाला। दो लोग बैठे हैं, कोई नहीं जानता कौन है वो दो। एक कह रहा है तेरे को इतने लाख रुपए दिए थे, तू आम आदमी पार्टी से टिकट क्यों नहीं दिलवाई तूने? तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी में पैसे से टिकट नहीं मिलती, ये साबित हो गया। और वो दो कौन है, क्या है? ऐसे तो हम भी वीडियो बना लेंगे, हम भी 10 वीडियो बना सकते हैं, झूठे वीडियो। हम वीडियो बना के वोट नहीं मांग रहे झूठे वीडियो पे, हम अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। पर इन्होंने 15 साल में कोई काम नहीं किया। 15 साल में मेरे को गाली देने के सिवा, मेरे खिलाफ फर्जी स्टिंग, फर्जी जांच के सिवा कोई काम नहीं किया। अब ये मुद्दे, ये इतनी इनकी हिम्मत ही नहीं है कि एमसीडी चुनाव में एमसीडी की बात कर लें। अरविंद जी, आपको नहीं लगता लेकिन इससे कुछ मतलब परसेप्शन में डैमेज होगा? क्योंकि एक आपके एमएलए हैं, उनका भी वीडियो आया, वहां पर भी एक बड़े आक्रामक लोग थे। एमएलए नहीं था उस वीडियो में, 2 लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, एमएलए कहीं नहीं था। नहीं, गुलाब के ऊपर हमला हुआ, मतलब इस तरीके से गुलाब के ऊपर हमला हुआ, कोई अंदर उसको लेके विवाद था, टिकट को लेके कई पार्टियों के अंदर विवाद होता है, हमारे यहाँ तो सबसे कम हुआ है। किसी को टिकट मिलनी थी, किसी को टिकट नहीं मिली, तो आपस के झगड़ा हुआ था वो। लेकिन एक मामले में तो एसीबी ने केस भी दर्ज किया हुआ है और सारों को जेल डाल दो, सारों को जेल डाल दो। ये बताओ 15 साल में तुमने क्या किया? केजरीवाल को भी जेल डाल दो, मनीष सिसोदिया को भी जेल डाल दो, सत्येंद्र जैन को भी जेल डाल दो, हमारे 62 एमएलए हैं, सबको जेल डाल दो, सारे मंत्रियों, हम सारे गंदे लोग हैं। तुम ये बताओ तुमने 15 साल में क्या किया? नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये तो जांच का विषय है कि किसने स्टिंग किया, कितना 7 साल में इन्होंने जांच में कोई कसर छोड़ी है? जब से मेरी सरकार बनी है ये जांच ही जांच करवा रहे हैं, जांच ही जांच करवा रहे हैं। पिछले एलजी से भी कितनी जांच कराई थी,
उसके बाद एक शुंगलू कमेटी बनाई थी इन्होंने 3 अफसरों की, बड़े बड़े अफसरों की। उन्होंने 400 फाइल देखी हमारी जांच में। बताओ कौन एक केस बता दो जो साबित हो गया हो। एक केस बता दो जो साबित हो गया हो कहीं कोर्ट में। कौन साबित करेगा कि रोज कीचड़ फेंकते हैं। क्यों कीचड़ फेंकते हैं? पूरे देश में अकेला केजरीवाल है जो खड़ा होकर कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन एक भी भारतीय राजनीति के अंदर आज एक भी ऐसा नेता नहीं है जो खड़ा होकर छाती चौड़ी करके कह सके मैं कट्टर ईमानदार हूं। इसीलिए इसी से डरते हैं वो लोग, इसीलिए रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। लेकिन जनता अभी इतना डोर टू डोर चल रहा है दिल्ली के अंदर, हमारे हर हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता, मैंने कई कार्यकर्ताओं से पूछा, सब कह रहे हैं कि एक भी आदमी ने नहीं पूछा। ये टीवी चैनल में रोज जो नौटंकी चलती है कोई नहीं बात कर रहा इसकी, सब कह रहे हैं झूठ है। लेकिन ये बात ठीक है, चुनाव के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज आती हैं जो चुनाव के बाद बिल्कुल गायब हो जाती हैं, लेकिन इससे परसेप्शन खराब नहीं होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि परसेप्शन खराब नहीं हुआ। जनता, ये लोग सोचते हैं जनता बेवकूफ है, और जो नेता ये सोचता है, जो पार्टी ये सोचती है कि जनता बेवकूफ है, वो बहुत बड़ी गलती करती है। इनको लगता है फर्जी स्टिंग करके और फर्जी जांच करके और फर्जी आरोप लगा के ये जनता का परसेप्शन बदल देंगे। पूरी दिल्ली के अंदर आज एक भी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि जी ये शराब घोटाला क्या है, ये सतेंद्र का क्या मामला है, ये टिकटों का क्या, कोई नहीं पूछ रहा। सबको पता है सारा फर्जी है, सब फर्जीवाड़ा है। ये जो आप एलजी साहब की बात कर रहे थे कि पुराने एलजी ने भी इस तरीके से शुंगलू कमेटी बैठाई, नए एलजी के साथ आपका कुछ खास प्रेम है, चल रहा है? आप भी कहते हैं कि चिट्ठी आप लिख देते हैं कि वो आपको रोज एक प्रेम पत्र भेज देते हैं, हर दूसरे दिन ट्विटर पर कुछ ना कुछ जो आप फैसले लेते हैं एलजी साहब उसको रोक देते हैं, तो नए एलजी साहब के साथ कुछ समीकरण नहीं बैठ पा रहे? देखो, हम जनतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में जनता चुनाव में पार्टिसिपेट करती है और अपनी सरकार चुनती है। दिल्ली की जनता ने मेरे को भारी बहुमत दिया, 62 सीट दी और हमको जिम्मेदारी दी, भाई दिल्ली संभालो। अब एक कोई शख्स आता है, वो कहता है कि मैं औरंगजेब हूं और ये सल्तनत है मेरी, और अब जो मैं कहूंगा वो करूंगा। दिल्ली के अंदर हम योगा क्लासेस चलाते थे, फ्री में योगा सिखाता था मैं जनता को, फ्री में योगा टीचर भेजता था। 17,000 लोग दिल्ली में योगा क्लासेस करते थे। एलजी साहब ने एक दिन फाइल मंगा के योगा क्लासेस बंद कर दी। ये सही है? आप लोग टीवी चैनल वाले चलाते हो, 1 मोर फ्लैश पॉइंट बिटवीन मैं क्या, मेरा क्या कसूर है बताओ? मैंने एलजी साहब के पैर पकड़े, सब कुछ किया, माने ही नहीं। योगा कौन बंद करता है यार? पाप चढ़ता है योगा बंद करने से। लोगों को, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि लोगों की सेहत, अगर कोई बीमार हो तो इसका इलाज कराओ तो पुण्य चढ़ होता है, कोई गरीब हो उसको शिक्षा दो तो पुण्य होता है। आप लोगों को योगा का क्लासेस बंद करा रहे हो। और एक चीज सोचो, अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने लोगों के लिए योगा क्लासेस नहीं करा सकता, फिर क्या मुख्यमंत्री है वो? उसके पास क्या पावर है? कोई पावर नहीं है। फिर तो जनतंत्र ही नहीं है, फिर तो ये मुगलों का जमाना आ गया कि एक औरंगजेब है, उसकी सल्तनत है और वो सारे निर्णय लेता है। ये तो ठीक नहीं है। इसके लिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी ना। भगत सिंह शहीद हुए थे, फांसी चढ़ी थी भगत सिंह को, इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि एक दिन जो है दिल्ली के ऊपर एक और औरंगजेब राज करेगा, इसके लिए थोड़ी लड़ी थी यार। इसी से जुड़ा इसलिए लड़ाई लड़ी थी कि एक दिन जनतंत्र आएगा हमारे देश के अंदर। जनतंत्र का गला घोंट दिया इन लोगों ने। जुड़ा एक सवाल एक पूछना आपसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि चुनाव एमसीडी के जो थे वो अप्रैल में ड्यू थे, चुनाव थोड़े लेट हुए, एमसीडी को यूनिफाइड कर दिया गया और अब जैसे शरद भी कह रहे थे, मनोज तिवारी साहब कह रहे थे कि सीधा पैसा सेंटर से आया करेगा, एक यूनिफाइड एमसीडी हो जाएगी। 250 वार्ड हैं उस एमसीडी के। आपको लगता है कहीं ना कहीं शायद मंशा ये है कि मेयर जो है उसको इतना मजबूत कर दिया जाए, अगर इस तरह की चीजें होती हैं, मान लीजिए सेंटर से पैसा आता है और बीजेपी का मेयर यहां पर होता है, जिसको चीफ मिनिस्टर के समानांतर खड़ा कर दिया जाए। मेयर के समतुल्य मुख्यमंत्री। शुभ शुभ बोलो यार। दिल्ली में हमारी एमसीडी में हमारी सरकार आ रही है, हमारा मेयर बनेगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है इसके पीछे मंशा ये है कि उसके पीछे सीएम के साथ समानांतर खड़ा कर दिया जाए? उसके पीछे मंशा एक ही थी इनकी, चुनाव को पोस्टपोन कराना। ये बहाने थे, डिलिमिटेशन। बताओ 272 से 250 वार्ड कर दिए। ये दुनिया में कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंस थी कि 272 से 250 वार्ड कर दिए जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाएगी? मतलब ये क्या था? ये तो नौटंकी थी, बहाना था दिल्ली के चुनाव टालने का। इनको लगा कि 6 महीने चुनाव टाल देंगे तो जनता जो है वो शायद बीजेपी को वोट दे दे। जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही।
जनता को आम आदमी पार्टी की नीयत पे भरोसा है, हमारे काम पे भरोसा है। जनता ने हमारे को परख लिया। अभी तक जितनी जिम्मेदारियां दी हमने अच्छा काम किया है। आगे भी दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे, कूड़ा हटाएंगे, दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। जो सवाल अंकित पूछ रहे हैं उसी में कि जब ये एमसीडी 1 की 3 की गई थी, उसमें एक तो लॉजिक ये दिया गया था कि बेहतर व्यवस्था हो पाएगी, और दूसरा पॉलिटिकल रीजन ये माना गया था कि मुख्यमंत्री उस समय शीला दीक्षित हुआ करती थी, तो जो मेयर हैं वो उनके समतुल्य ना पहुंच पाए तो 3 हिस्सों में बांट दो। तो इसीलिए जो है जो ये कार्रवाई हुई, अब पहले 1 का 3 कर दिया, अब 3 का 1 कर दिया। तो इसीलिए ये दोनों सवाल उठे कि कैसे तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 1 का 3 करके देख लिया, अब 3 का 1 कर दिया, तो व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, और पॉलिटिकली मुख्यमंत्री के समतुल्य कुछ रखा जाए। व्यवस्था अच्छी केवल एक चीज से होगी, अच्छी नीयत से होगी। हमारी नीयत अच्छी है, हम काम करना चाहते हैं, हम दिल्ली को साफ करना चाहते हैं। तुम 3 कर लो, 4 कर लो, 10 कर लो, 1 कर लो, उससे फर्क क्या पड़ता है यार। अगर तुमने काम करना है तो 3 में भी अच्छा काम कर सकते थे, और लूटना है तो 1 में भी लूटोगे तुम लोग। अगर तुम्हारी नीयत खराब है, अच्छा बताओ, इनके अगर काउंसलर आ गए, वो आज लेंटर के पैसे लेते हैं, तो 3 का 1 हो गया तो लेंटर के पैसे लेने बंद कर देंगे, कहेंगे अब 1 हो गया, अब हम लेंटर के पैसे नहीं लेंगे। पैसे तो फिर भी खाएंगे वो। अगर पूरी दिल्ली के अंदर इलीगल होर्डिंग लगे हुए हैं, तो पहले 3 थी तब भी इलीगल होर्डिंग लगे थे, अब 1 हो जाएगी तब भी इलीगल। जिनकी नीयत खराब है, जिनके मन में चोर है, जिनको डाका डालना है, वो तो फिर भी करेंगे। हमारी नीयत साफ है, ईमानदार लोग हैं, चाहे 3 हो चाहे 1 हो, हम अच्छा काम कर देंगे। लेकिन लेंटर बड़ा इशू है दिल्ली के अंदर, लोग जानते हैं, तो क्या आपका शासन आ जाएगा तो जब 10 दिसंबर के बाद से दिल्ली के अंदर कोई भी लेंटर के पैसे नहीं मांगेगा। आपने बहुत सारे वादे जनता के लिए कर दिए हैं। अब जनता 8 तारीख के बाद आपसे 7 तारीख के बाद आपसे पूछना शुरू कर देगी। लेकिन जैसे आपने कहा आपको कि जो टीवी में जो भी कुछ चलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, परसेप्शन पे जनता के फर्क नहीं पड़ता, लोगों का जो भी मन है उन्होंने अपना बना लिया है। लगातार हर रोज, खासतौर से एक मंत्री के खिलाफ आपके वीडियो रोज निकल के बाहर आते हैं। अरविंद केजरीवाल भी वो वीडियो देखते होंगे, क्योंकि हर समय वो वीडियो चलते हैं, टीवी पर भी चलते हैं। उसका आपको नहीं लगता कि पार्टी की साख पर, दिल्ली की सरकार पर, आपकी पर्सनल साख पर असर पड़ता है? बता तो दिया कितनी बार यार, जनता पूछ ही नहीं रही। आप लोग अपने टीवी चैनल, मेरा भी थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा जनता में घुमा करो, जनता क्या बात कर रही है पूछा करो जनता से। जैसे शरद जी, आपको मैं देखता हूँ, आप बाजारों में घूमते रहते हो, किसी ने दिल्ली में आपसे एक भी आदमी ने इस बारे में बात की? मैंने आपके सारे वो देखे, किसी ने बात नहीं की। दिल्ली में लोगों ने ये नहीं पूछा, लेकिन अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो हमारा तो धर्म है पूछना आपसे। विपक्ष ने तो काम नहीं किया यार। विपक्ष की राजनीति मत करो, जनता की राजनीति करो। लेकिन अरविंद जी, ये इसलिए भी जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, भाजपा ने ये कहा, भाजपा ने ये कहा, भाजपा ने ये कहा, आपको क्या कहना है? एक आम आदमी देख रहा है यार, ये भाजपा ने ये कहा, फिर केजरीवाल ने ये कहा, फिर उसने ये कहा। जनता कहती है मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा यार, महंगाई हो गई। ये टीवी वाले महंगाई की कब बात करेंगे? जनता कहती है यार मेरे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, वो घर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये टीवी वाले रोजगार की बात ही नहीं करते। आज गुजरात के अंदर जब मैं जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी 1 मार्च के बाद से बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं उनको कहता हूं मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल बना दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा, लोग कहते हैं यार ऐसी बातें तो आज तक कभी किसी नेता ने नहीं की, राजनीति में ऐसी बातें होती नहीं थी, राजनीति में तो गाली गलौच होता था, इसीलिए जनता हमें पसंद करती है। मैं उनको जाके कहता हूं मैं तुम्हारे लिए खूब सारे अस्पताल बनाऊंगा, वहां पे तुम्हारे परिवार का इलाज मुफ्त कर दूंगा। जनता कहती है यार ये तो नई किस्म की राजनीति आ गई। पहले किसी, ना बीजेपी ने कभी कहे कि हम स्कूल बनाएंगे इसलिए वोट दो, ना कांग्रेस ने कभी कहे कि हम अस्पताल बनाएंगे इसलिए। पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी आई है जो कह रही है तुम्हारे लिए स्कूल बनाएंगे, तुम्हारे लिए बिजली का इंतजाम करेंगे, करके आए हैं दिल्ली में, पंजाब में भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी करेंगे। जनता को बहुत पसंद आ रहा है। जनता की बात जब आप करते हो, जैसे आप जो कह रहे हो बीजेपी वालों ने ये कहा, बीजेपी, आपको क्या कहना? मुझे कुछ नहीं कहना बीजेपी वालों पे, वो जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी गालियां देते रहे। सर ये सवाल इसलिए उठा है, मैं बीजेपी के कोई जवाब देने को तैयार नहीं हूं, मैं जनता के जवाब दूंगा। वोट इन्होंने दिया था, आप जनता, वोट इन लोगों ने दिया था, मेरे को बीजेपी ने वोट नहीं दिया था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अरविंद जी, आप ये वही जनता है जब आप एक जमाने में अपनी राजनीति में ये सवाल उठाते थे, जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद भी सवाल उठाते थे, जब आप चुनाव लड़ने में, तो ये जनता वो सवाल भी सुनती थी जो अरविंद केजरीवाल उठाते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता के सवाल उठाता। वीवीआईपी मैं जैसे पर आप सवाल उठाते थे। सुनो, आज दिल्ली की जनता को स्कूल चाहिए,
मैं स्कूलों पे आवाज उठाता हूं। एलजी साहब ने 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास नहीं करी। जब केजरीवाल ये मुद्दा उठाता तो ये जनता का मुद्दा है। अगर 2.5 साल तक एलजी साहब मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठे रहे, अगर वो फाइल टाइम पे पास हो जाती तो 250 क्लिनिक और बन चुके होते अभी दिल्ली में। 2 साल तक एलजी साहब सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठे रहे। अगर वो टाइम पे पास हो जाते, उसके बाद आप लोगों को याद होगा, मैं, मनीष जी, गोपाल राय, उनके ड्राइंग रूम में हम धरना देके आए थे, तब सीसीटीवी की फाइल क्लियर हुई थी। इस तरह से हमने काम कराए हैं दिल्ली के। तो जो मैं मुद्दे उठाता हूं, मैं जनता की आवाज बोलता हूं, जनता के दिल की बात बोलता हूं। वो जनता को कोई लेना देना नहीं है यार, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, फर्जी स्टिंग, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है यार। लेकिन ये बात आप बताते थे कि जो अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि नेताओं को फ्री बिजली मिलती है, वीवीआईपी कल्चर जो है उसके खिलाफ आप काफी बात करते थे। यही आरोप लग रहा है कि आपके एक मिनिस्टर को सारी सुविधाएं जेल में मिल रही हैं। उस पर मुख्यमंत्री कुछ तो रिएक्ट करेंगे ना सर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि लगातार आपसे पूछा जाता है कि आप पहले तो आपको किसने बताया, 1 मिनट, आपको किसने कहा कि वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही है? जो फुटेज सामने आ रही है वो हम तो उसको फुटेज आपको किसने दी? बीजेपी ने रिलीज करी। बीजेपी के पास कैसे पहुंची? वो तो सर बीजेपी बताएगी। आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, एक ठीक है, मिनट हमने एक पूछा। मिनट एक मिनट हमने एक पूछा मिनट। बीजेपी से। हाँ। हमने पूछा बीजेपी से, उन्होंने कहा तिहाड़ जेल ने दिया, उसी के खिलाफ आपने एक एप्लीकेशन भी लगाई कि भाई तिहाड़ जेल में किसने दिया, आप मुझे ये बताइए। जितनी सो कॉल्ड वीवीआईपी सुविधाएं आप बोल रहे हो, इन्होंने कोर्ट में दाखिल की कि वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही है। कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो अब ये एनडीटीवी तय करेगा कि बीजेपी तय करेगी? कोर्ट तय करेगा ना कि वीवीआईपी सुविधाएं थी कि नहीं थी, या आप लोग तय करोगे? कोर्ट तय, 1 मिनट, कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। इसका मतलब सतेंद्र जैन को जो भी फैसिलिटीज मिल रही है वो जेल मैनुअल के हिसाब से मिल रही है। वो उसमें रोटी खा रहा है यार, कह रहे हैं रोटी क्यों खा रहा है? मतलब क्या नॉनसेंस चल रहा है यार इस तुम्हारे चैनलों पे? क्या बात कर रहे हो आप लोग? वीवीआईपी सुविधा मैं बताता हूं। अमित शाह जी 2010 के अंदर, वो कौन सी जेल थी जो जिस जेल में 3 महीने के लिए थे, वहां पे इनके लिए डीलक्स जेल बनाई गई थी, अलग से खाना आता था इनका। उठा के देखो सीबीआई की चार्जशीट, जब अमित शाह जेल में थे। उसको कहते हैं वीवीआईपी सुविधाएं। तो अन्ना जी एक चीज कहते थे, जो जैसा काम करता है उसका वैसा ही चश्मा होता है। ये जब ये लोग जेल गए, इन्होंने वीवीआईपी सुविधाएं ली थी। इनको लगता है सारे वीवीआईपी सुविधाएं लेते होंगे। हम लोग नहीं लेते यार, हमें क्या लेना देना है? 10 दिन में वापस आ जाएगा वो। ये आप बात ठीक कह रहे हैं। एक तो कोर्ट ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। कोर्ट के शरद, सामने अब मेरा मामला ये पहले रिक्वेस्ट से- है कि ये टीवी इंटरव्यू उसके ऊपर नहीं है। टीवी इंटरव्यू एमसीडी, गुजरात और उन मुद्दों के ऊपर है। तो गुजरात पे आ और जाते हैं फिर। 1 मिनट, आप लोग, मेरे को इस पे सख्त आपत्ति है, क्योंकि जनता को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी जो कह रही है वो बीजेपी को मुबारक। मेरा जनता से लेना देना है यार, इसलिए जनता मेरे को प्यार करती है। तो आप लोगों को जनता से लेना देना नहीं है। आप लोग जनता के क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे सर, आप लोग बीजेपी के क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर, आप लोगों 30 को इससे ले, आपने 1 मिनट कचरा, 1 मिनट 1 MCD, मिनट लेंटर 1 पे मिनट बात करी है, वो जनता के मेरे को सवाल थे। 2 घंटे बात करनी है कचरे पे। चलिए शुरू करते हैं, 2 घंटे इसी पे बात करते हैं। 2 आपने कहा घंटे गुजरात आप पे लोग भी कुछ बात कर लेते हैं। 10 मिनट उस पे बात करके बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी, अरे बीजेपी गई भाड़ में और केजरीवाल गया कुएं में। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की 2 करोड़ जनता इंपॉर्टेंट है, गुजरात के 6.5 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट है। इनकी बात कब करोगे आप लोग? गुजरात के अंदर मोरबी पुल गिर गया, उसकी बात ही नहीं की अभी आपने। घड़ी बनाने वाली कंपनी को इन्होंने ठेका दे दिया बिना टेंडर के पुल बनाने का, आप बात ही नहीं करते हैं। सर आपने करी ना बात? नहीं तो मैं ही करता हूं बात। वो तो आप करेंगे ही ना सर। आप नहीं करते हम ना, तो, आप हम भी- क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं इसलिए दिल्ली की बात कर रहे थे। तो आप दिल्ली की भी बात करो ना। दिल्ली यार, ये मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जर्नलिज्म बस इस तूतू में का जर्नलिज्म बच गया है? उसने आप पे ये आरोप लगाए, आपको इस पे क्या कहना है? उसने आपको ये गाली दी, आपको इस पे क्या कहना है? आज शाम को मुझे पता चला इनके बहुत बड़े नेता ने कहा है कि केजरीवाल की पिटाई करेंगे, केजरीवाल को मारेंगे, जहां जाएगा हम पीटेंगे। ये राजनीति है? पीट लो मेरे को पीटने से अगर इस देश की समस्याओं का समाधान, अब इससे मेरे पर क्वेश्चन पूछो तो उसने ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? बस यही चलेगा।
ये क्या पत्रकारिता है यार? उन्होंने आपको ये कहा, आपको क्या कहना है? इसने आपको ये कहा, आपको क्या? मेरे को कुछ नहीं कहना यार। मैं जनता की बात, जनता के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जनता को नौकरी नहीं मिल रही, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा, जनता के बच्चों को, एक आम आदमी को शिक्षा देना कितना मुश्किल हो गया, अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। इसकी कभी चर्चा हुई है? कभी चर्चा नहीं हुई। किस तरह की नौटंकी चल रही है इस देश के अंदर? रोज सवेरे 9 बजे एक वीडियो आ जाता है। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? क्या इससे देश की समस्याएं दूर होंगी? नहीं होंगी। थोड़ा सोचना आज रात को आप दोनों घर जाके। सर, हम लोग हर बार सोचते हैं, और मुझे आप, जैसे कि आपको लगता है हम आपको राजनीति नहीं सिखा सकते, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि जनता को शायद इन मुद्दों से फर्क पड़ता हो। आपको लगता है नहीं पड़ता होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो गुजरात की इसलिए आप आपने ये बात बार बार करी। मुद्दे उठाते हो ताकि उनको फर्क पड़े। अभी तक अगर नहीं पड़ा तो पड़े। सर, एक जमाने में आप भी ऐसे ही मुद्दे उठाया करते थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात की आपने बात करी, कैंपेन वहां पर भी बड़े चरम पर चल रहा है। गुजरात का आज अरविंद केजरीवाल का क्या असेसमेंट है? गुजरात में क्या आपके लिए काम कर रहा है और कहां अभी कमी है? गुजरात के लोगों को उम्मीद मिल रही है, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने कहा, गुजरात के लोगों को अचंभा हो रहा है कि एक ऐसा शख्स आया है जो कि हमारे घर की बात कर रहा है। मैं बात करता हूं, तुम्हारी महंगाई दूर कर दूंगा। दिल्ली में, जैसे मैंने कहा, सबसे कम महंगाई है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार का डेटा है। गुजरात में भी महंगाई कम कर देंगे। गुजरात की बिजली अगर मुफ्त कर देंगे, लोगों को 3-4 हज़ार रुपये महीना बचने लगेंगे। लोगों के लिए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हर महिला को 1000-1000 रुपये देंगे, बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये सारी किसानों के लिए फसल खरीदेंगे, उनको एमएसपी के ऊपर फसल खरीदेंगे, व्यापारियों के लिए व्यापार करना सुलभ करेंगे। ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है। तो हमारा एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है। और बीजेपी ने 15 साल में क्या, 27 साल में क्या किया, उनके पास कुछ नहीं है बताने को। तो एक तरफ आशा है, एक तरफ निराशा है। 7 और 8 तारीख को क्या उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को? 7 में दिल्ली, 7 8 तारीख को गुजरात। एमसीडी जीतेंगे और 8 तारीख को गुजरात जीतेंगे। सीटें प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? सीटें गुजरात के लिए और दिल्ली के लिए? दिल्ली में मेरा अपना असेसमेंट है 230 से ज्यादा सीट आनी चाहिए। 250 में से? 250 में से। बीजेपी की 20 से कम आएंगी। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इस देश के लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते, गाली गलौज पसंद नहीं करते। ये कहते हैं केजरीवाल को पीटेंगे, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल को मारेंगे, ये सब पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं काम करो। अप्रैल के महीने में जब इन्होंने चुनाव टाला था, मेरा असेसमेंट था हम 270 में से 200 सीटें आ रही थी हमारी। 6 महीने के अंदर इन्होंने इतना गंदा किया है, इतना गंदा किया है, इतने काम रुकवाए इन्होंने एलजी साहब से। लोग रोज देख रहे हैं कि किस तरह से एलजी साहब काम रोक रहे हैं और किस तरह से केजरीवाल संघर्ष कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहा है। आज 6 महीने के अंदर इनका इतना बुरा हाल हो गया आज इन लोगों का कि 200-250 में से 20 से ज़्यादा इनकी सीट नहीं आएंगी। और इनको अपने बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है कि 20 सीट आ जाए, किसी तरह से जमानत जब्त ना हो। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कॉन्फिडेंस है पूरा आपको? मुझे लगता है। जो प्रधानमंत्री जी, वैसे तो जनता जनार्दन होती है जनतंत्र के अंदर, जनता जो भी, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में आपको लगता है कि सरकार आपकी बनने वाली है? देखिए, किसी भी राज्य के ऊपर या किसी चीज के ऊपर भी किसी की बपौती नहीं होती है, जनता तय करती है। और जनता काम के ऊपर तय करती है। जनता ये देखती है कि कौन ऐसा है जो हमारी जिंदगी बेहतर कर रहा है। आपको क्यों लगता है कि वहां पर प्रधानमंत्री जी की रैलीज वैलीज होती हैं, वो आपका नाम नहीं लेते, वो कांग्रेस को ही कहते हैं कि कांग्रेस हमारी अपोनेंट है? दोनों के अंदर बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। जैसे मैंने एक और भी जगह बोला था कि जैसे लड़का लड़की होते हैं तो छुप छुप के मिलते हैं, प्यार हो जाता है दोनों में, छुप छुप के मिलते हैं। उसके बाद बाहर वाले लोगों को पता चल जाता है तो लोग पूछते हैं तो कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। फिर तो मैं इन दोनों से जब पूछो, इनकी रात को गुजरात में मुझे पता चला है रोज इनकी बीजेपी और कांग्रेस वालों की सीक्रेट मीटिंग होती है रात को 12 बजे। अब मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है यार, पूरी दुनिया को पता चल गया, अब शादी कर लो तुम लोग। मुझे नहीं पता। कांग्रेस कह रही है हम चुनाव छोड़ दिया है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, गुजरात का चुनाव नहीं लड़ रहे। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं नहीं नहीं कांग्रेस गई नहीं है अभी, कांग्रेस लड़ रही है कांग्रेस है। वो कांग्रेस को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उन्हें लगता है कि वरना आप रिप्लेस कर देंगे? मुझे नहीं पता, वो तो वही बताएंगे। उनको यही डर है कि अगर कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई तो
स्वीप हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 7 और 8 का प्रिडिक्शन आपने कर दिया है। अब 7 और 8 के बाद 9 तारीख को एक बार देखेंगे, 8 तारीख के शाम को ही पता चल जाएगा कि प्रिडिक्शन दोनों में कहां कहां अरविंद केजरीवाल जी का सटीक बैठ रहा है। क्योंकि एमसीडी का टाउन हॉल था, आपने हमारी भी क्लास लगाने की कोशिश करी कि सवाल नहीं पूछ रहे हो। अंत में जाने से पहले मैं जनता को यह बताना जरूर चाहूंगा, टोक्यो के बाद सबसे बड़ी एमसीडी अगर कहीं की है या लोकल बॉडी कहीं की है तो वो दिल्ली की है। अब आपको यह तय करना है कि आपका शहर टोक्यो जैसा है या बन सकता है। उसमें क्या अरविंद केजरीवाल जी का विजन आपको समझ में आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का? लेकिन वोट डालने दिल्ली के लोग 4 तारीख को जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको तय करना है कि दिल्ली आपकी कैसे लगेगी। मैं एक और चीज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और लगभग तय हो चुका है कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आपका काम, सारे काम मैं करवाऊंगा आपके, चाहे एमसीडी में हो चाहे दिल्ली सरकार में हो। लेकिन अगर आपने गलती से भी दूसरी पार्टी के किसी को काउंसलर को बना दिया तो फिर आपके सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि वो तो लड़ेगा बस मेरे से, अगले 5 साल लड़ाई झगड़े में निकाल देगा। इसीलिए आप चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, इस बार एमसीडी के चुनाव में काउंसलर आप आम आदमी पार्टी का चुनना। कहीं ऐसा ना हो गलती से दूसरा चुन लिया तो 5 साल फिर वो नरक कर देगा आपकी जिंदगी। बढ़िया अपील की अरविंद केजरीवाल जी ने। अगली बार ये भी कहेंगे प्रधानमंत्री भी आम आदमी पार्टी से बना दीजिए, सारे काम बिल्कुल ठीक होने डबल लगेंगे। इंजन की सरकार कहती है, वैसे ही आप भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की सरकार है। नया इंजन है मार्केट में, नई सोच है, नई पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। जब बारिश आने वाली होती है तो एक फ्रेश हवा का झोंका आता है। आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति के अंदर उस फ्रेश हवा के झोंके की तरह है। चलिए, तो अब जनता को तय करना है किसकी बात पर उन्हें है ज्यादा यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी, खबरों का सिलसिला जारी है।